नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। पटना का गुरुवार ऐतिहासिक बन गया। हजारों की भीड़ के बीच गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और पूरा बिहार फिर एक बार सत्ता परिवर्तन का साक्षी बना। गर्म धूप के बावजूद सुबह से ही लोग गांधी मैदान की ओर उमड़ते दिखे और जैसे जैसे शपथ का समय करीब आया, वहां मौजूद जनता और कार्यकर्ताओं की धड़कनों में तेजी साफ महसूस की जा सकती थी। मंच पर बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार के नारे गूंज रहे थे और पूरा माहौल चुनावी विजय की गूंज से भरा था। इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र पटेल, मोहन यादव और भजन लाल शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं की उपस्थिति ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक राज्य का कार्यक्रम नहीं था, ये एनडीए की ताकत का प्रदर्शन भी था। शपथ लेने वालों की सूची जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, बिहार की राजनीति के अंदर की सामाजिक और जातिगत बुनावट भी साफ होती गई। कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली। उनमें बीजेपी के 14, जेडीयू के 8, एलजेपी रामविलास के 2 और हम और आरएलएम के एक मंत्री शामिल रहे। मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा, 3 महिलाएं और 3 ऐसे विधायक शामिल रहे जो पहली बार विधानसभा पहुंचे और सीधा मंत्री पद पर पहुंचे। यह अपने आप में एनडीए की ओर से एक मजबूत राजनीतिक संकेत है कि वो सिर्फ अनुभवी नेताओं को ही नहीं, नए चेहरों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिहार में बनी इस नई सरकार के मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन को भी बारीकी से साधा गया है। ओबीसी, ईबीसी समुदाय से 12 मंत्री, अगड़ी जाति से 8 मंत्री, दलित समुदाय से 5 चेहरे और एक मुस्लिम मंत्री। यह साफ करता है कि एनडीए का पूरा फोकस 2029 के लिए अपने सामाजिक आधार को और मजबूती देने का है। समारोह में जब सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं की मुस्कुराहट यह बता रही थी कि वो इस बार नीतीश की सरकार में बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह बात आंकड़ों से भी साफ होती है। कुल 27 सदस्यीय मंत्रिमंडल में बीजेपी के हिस्से में 15 पद आए हैं, जबकि जेडीयू को केवल 8 सीटें मिली। ये वो स्थिति है जो पिछली एनडीए सरकारों में देखने को नहीं मिलती थी। नीतीश भले ही मुख्यमंत्री हों, लेकिन शक्ति संतुलन बीजेपी की ओर झुक चुका है। यह बदलाव आने वाले सालों की राजनीति को गहराई से प्रभावित करेगा। गांधी मैदान के मंच पर मौजूद नेताओं की उपस्थिति, नारेबाजी और जनता का उत्साह एक बार फिर इस बात की पुष्टि कर रहा था कि बिहार में सत्ता का चेहरा भले बार बार बदलता रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक पकड़ और उनकी उपयोगिता को अभी चुनौती नहीं दी जा सकती। 2005 से लेकर 2024 तक उन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इतनी बार शपथ लेने वाले नेता पूरे देश में बेहद कम है। इस रिकॉर्ड के साथ वो बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में शामिल हो गए। शपथ ग्रहण के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो थी मंत्रिमंडल में हर समाज और हर वर्ग की भागीदारी। राजनीति में जाति चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन सत्ता की रणनीति में जातिगत समीकरण का महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था। एनडीए ने इस कैबिनेट में अगड़ी, पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी, दलित और
अल्पसंख्यक सभी समुदायों को महत्व देकर 2029 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार तैयार करने की कोशिश की है। अगड़ी समाज से कुल 8 मंत्री बनाए गए, जिसमें भूमियार, नोट कीजिएगा मैं एक एक जाति के नाम बता रहा हूं, जिसमें भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ चारों प्रमुख वर्ग शामिल हैं, जो अगड़ी जाति के 8 मंत्री हैं। बीजेपी ने यहां अपने पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखने पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। भूमियारों से विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाना, ब्राह्मण चेहरे मंगल पांडे को फिर मंत्रिमंडल में शामिल करना, राजपूत नेताओं श्रेयसी सिंह और संजय सिंह टाइगर को जगह देना और नितिन नवीन को पुनः मंत्री बनाना इस बात का उदाहरण है। जेडीयू ने भी अपने हिस्से से भूमियार और राजपूत दोनों समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया है, जबकि एलजेपी रामविलास ने राजपूत चेहरे को कैबिनेट में भेजा। सबसे दिलचस्प तस्वीर ओबीसी ईबीसी की है। कुल 13 मंत्री इस वर्ग से, यानी मंत्रिमंडल में सबसे बड़ी हिस्सेदारी इन्हीं की है। बिहार की राजनीति में यह संकेत बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओबीसी ईबीसी वो ताकत हैं जो किसी भी चुनाव का परिणाम बदल सकती है। कुर्मी समाज से नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हैं और साथ में उन्होंने अपने विश्वस्त श्रवण कुमार को मंत्री बनाया है। कोयरी समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए बीजेपी ने सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया है और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाकर कुशवाहा समाज को भी साधने की कोशिश की गई। यादव समाज जिसे अक्सर विपक्ष का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, उसमें सेंध लगाने के लिए एनडीए ने रामकृपाल यादव और विजेंद्र यादव को महत्वपूर्ण पद देकर मैसेज दिया है कि वो हर जाति के साथ बराबरी का व्यवहार कर रहे हैं। निषाद, कहार, तेली, वैश्य ये सभी जातियां अच्छे खासे नंबर के साथ मंत्रिमंडल में दिखती हैं, जिससे साफ है कि एनडीए ने एक एक सीट की गणना और वजन को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां की। दलित समुदाय को भी मजबूती से प्रतिनिधित्व दिया गया है इस मंत्रिमंडल में। सुनिए कैसे। लखेंद्र पासवान, सुनील कुमार, अशोक चौधरी, संजय पासवान और संतोष सुमन, ये 5 चेहरे सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत हैं। दुसाध, मुसहर, पासी और रविदासी हर प्रमुख उपजाति को छुआ गया है। दलित समाज बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका रखता है और एनडीए का यह कदम 2029 की चुनावी रणनीति का जरूरी हिस्सा माना जा रहा है। इसके साथ ही एक मुस्लिम मंत्री, जो अक्सर आरोप लगते हैं ना, जो लोग लगाते हैं, ये उनके लिए। जेडीयू से जमा खान को कैबिनेट में शामिल कर नीतीश कुमार ने यह संदेश दिया है कि सरकार सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी, चाहे वो अल्पसंख्यक ही क्यों ना हो। भले मुस्लिम प्रतिनिधित्व केवल एक हो, लेकिन यह संदेश देने के लिए काफी है कि अल्पसंख्यक समाज पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया गया है, बल्कि लिखा यह जाना चाहिए कि नजरअंदाज नहीं किया गया। अब बात करें समारोह की। समारोह इतना भव्य था कि गांधी मैदान को इस तरह सजाया गया था मानो कोई राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा। सभी तरफ पोस्टर, कटआउट, झंडे और बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए थे। मंच पर सुरक्षा इतनी मजबूत थी
कि प्रवेश पाने के लिए नेताओं और मेहमानों को भी कई स्तरों की जांच से गुजरना पड़ा। मैदान के चारों ओर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी। जनता के बैठने के लिए अलग अलग सेक्टर बनाए गए थे। जेडीयू कार्यकर्ताओं का एक इलाका अलग था, बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक अलग एरिया था और आम जनता के लिए अलग सेक्शन था। पूरे मैदान में वैसा ही माहौल था जैसे किसी बड़े क्रिकेट मैच या रैली में होता है या किसी भी बड़े कार्यक्रम में होता है कि वीआईपी अलग, वीवीआईपी अलग। जब नीतीश कुमार ने शपथ ली तो पूरा मंच तालियों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए नीतीश को बधाई दी। ये मैं कुछ दृश्य वहां पे हुए उसके बारे में आपको बता रहा हूं। उन तस्वीरों को मैं अपने शब्दों से आपके पास लेकर आ रहा हूं। जब नीतीश कुमार शपथ ली उसके बाद बधाई बनता है, पीएम ने बधाई दी मुस्कुराते हुए। और ये सब कुछ कैमरे में कैद अक्सर होते ही हैं, इस बार भी हुआ। इसके तुरंत बाद जैसे ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने शपथ ली, मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं के चेहरे देखने लायक था। बहुत खुश थे सब लोग। यह स्पष्ट था कि बिहार में अब एक नए समीकरण के साथ सरकार आगे बढ़ने वाली है। हालांकि दोनों पक्षों ने इसे सहमति की सरकार बताया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस बात को समझ रहे हैं कि इन 5 वर्षों में बीजेपी की भूमिका कहीं अधिक प्रभावशाली रहने वाली है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सीट इस बार सबसे ज्यादा है और सबसे बड़ी पार्टी है। 202 सीटों के विशाल जनादेश के बाद एनडीए ने यह शपथ समारोह वास्तव में शक्ति प्रदर्शन की तरह ही आयोजित किया। लगभग हर राज्य से एनडीए शासित जितने भी प्रदेश हैं वहां से मुख्यमंत्री पहुंचे और ये अपने आप में बताता है कि केंद्र इस सरकार को कितना महत्व दे रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि बिहार में मजबूत सरकार का संदेश देकर केंद्र आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले एक सकारात्मक माहौल बनाना चाहता है। विपक्ष की 35 सीटों के मुकाबले एनडीए की 202 सीटें इस बात का प्रमाण है कि जनता ने एनडीए पर भरोसा किया है और अब उसकी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। मंत्रिमंडल की संरचना देखकर यह भी साफ है कि भाजपा और जेडीयू आने वाले समय में विकास, सामाजिक संतुलन और राजनीतिक स्थिरता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही यह सवाल भी हवा में तैर रहा है कि इतनी बार हुए राजनीतिक उतार चढ़ाव के बाद क्या यह सरकार पूरे 5 साल चलेगी? नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास बताता है कि वो हमेशा परिस्थितियों और समीकरणों के आधार पर निर्णय लेते रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने खुद को इतनी मजबूती से स्थापित कर लिया है कि सरकार का केंद्र चाहे कहीं भी हो, नियंत्रण भाजपा के हाथ में रहने वाला है। शपथ ग्रहण के बाद गांधी मैदान से निकलती भीड़ के चेहरों पर संतोष और उम्मीद दोनों दिखाई दे रहे थे। समर्थकों का भरोसा था कि इतनी बड़ी जीत के बाद सरकार अब तेजी से काम करेगी। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ठोस बदलाव होंगे। वहीं विपक्ष इस आयोजन को शक्ति प्रदर्शन बताकर सवाल उठा रहा है। लाजमी है, उठाएंगे भी। लेकिन यह भी सच है कि इतने बड़े बहुमत से बड़ी सरकार पर विपक्ष का असर सीमित ही रहेगा। गुरुवार का यह दिन, यानी आज का जो दिन है वो गुरुवार का दिन है, केवल एक शपथ ग्रहण नहीं बल्कि बिहार की नई राजनीति की दिशा और गति तय करने वाला है। ये तय करने वाला समारोह था। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है और एनडीए ने इस शपथ ग्रहण के जरिए यह संदेश दिया है कि ये केवल लौटा नहीं है
मतलब ये सरकार सिर्फ लौटी नहीं है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर लौटी है ये सरकार। और अगर जेडीयू भाजपा की बात करें तो जेडीयू भाजपा के संयुक्त मंच से निकलती राजनीतिक ऊर्जा अब आने वाले महीनों में बिहार की नीतियों, फैसलों और प्राथमिकताओं में साफ दिखेगी। बिहार में एक बार फिर सत्ता की कहानी लिखी जा चुकी है। अब देखना यह है कि यह कहानी कितनी स्थिर, कितनी सफल और कितनी ऐतिहासिक साबित होती है। इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक सहरसा नाउ को फॉलो करना नहीं शुरू किया है तो आप हमारे पेज को फॉलो करें और हमारा यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, उसको सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाजत, फिर किसी मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा आपके साथ। नमस्कार।